सुंदर जवान लड़की जो इतनी मशहूर एक्ट्रेस थी, अब अपने घर पे डायबिटीज से जूझ रही थी, बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, उनका एक पैर सड़ रहा था और वो चल भी नहीं पा रही थी और वो उसी हालत में मरी हुई मिलती है। अपनी लाइफ में प्रवीण भाभी ने अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, इन सब के लिए और बहुत और लोगों के लिए ऐसी ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी है जिनका कोई अभी सबूत तो नहीं है, पर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है जो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देंगी। उन्होंने हर वो चीज़ ट्राई करी अपने आप को ठीक करने की, जिसमें से एक अटेम्प्ट उन्होंने ये लिया कि वो अपना धर्म बदल के क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करना चाहती थी। एक ऐसी इंडियन एक्ट्रेस जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया। जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा मिले दो दिल जवा निसार हो गया। प्रवीण भाभी 70s की सबसे बड़ी एक्ट्रेस, वो इतनी मशहूर थी कि उन्हें टाइम्स मैगजीन ने अपने कवर पे फीचर करा था और वो इंडिया की सबसे पहली एक्ट्रेस थी जिनके साथ ये हुआ था। अब ये सुन के आपको लग रहा होगा कि प्रवीण की लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी होगी, वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी, और ये बात सच भी है कुछ हद तक, बिकॉज प्रवीण भाभी की जो लाइफ थी वो इतनी ज़्यादा ट्रैजिक थी कि मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको उनके लिए अच्छा फील करना चाहिए या बुरा, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस भी हो रहे थे जो काफ़ी आप उन्हें लकी कंसिडर कर सकते हो, पर काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हुई जिसमें आप ये भी कह सकते हो कि उनसे ज़्यादा शायद ही कोई और अनलकी होगा। तो हम पहले प्रवीण भाभी के अर्ली डेज में जाते हैं। वो गुजरात में एक फैमिली में पैदा हुई थी। वो फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच थी, पर उनके चाइल्डहुड डेज में भी काफ़ी ट्रबल्स थे। जैसे उनके जो पिता थे वो थ्रोट कैंसर की वजह से काफ़ी छोटी जब थी प्रवीण तभी गुजर गए थे। फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में इस बात को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने दिया। वो अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ी, उन्होंने स्कूल करा, कॉलेज करा। 1972 में जब वो कॉलेज में थी, एक दिन प्रवीण डिसाइड करती है कि वैसे कोई शूट देखने जाएगी, और वो एक शूट देखने जाती है और वहाँ पे जो शूट कर रहा होता है वो क्रू प्रवीण भाभी को स्पॉट करते हैं। और प्रवीण इतनी सुंदर होती है कि वो उन्हें देखते ही एकदम ऐसा बोलते हैं कि आपकी क्या हम कुछ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। और प्रवीण भाभी थोड़ा फ्लैटर हो जाती हैं, वो कहती हैं हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं। वो अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाती हैं और जब वो पिक्चर्स बन के आती हैं, वो क्रू के मेंबर्स, वहाँ पे जो फोटोग्राफर्स होते हैं, वो सब इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि उनमें से कोई एक उनसे पूछता है कि अगर आपको फिल्म का मौका दिया जाए क्या आप फिल्म लाइन में आओगी। इसका जवाब प्रवीण भाभी ये कह के देती है कि अगर स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग हुई तो क्यों नहीं। अब यहीं से आप उनकी पर्सनैलिटी समझ सकते हो। अगर कोई और इंसान होता तो वो एकदम एक्साइटेड हो जाता, तुरंत हाँ बोल देता और ऐसा बोल्ड आंसर नहीं देता, पर प्रवीण भाभी की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी, जो उनका ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनके आंसर से ही पता चल रहा है। अब क्या होता है कि प्रवीण भाभी को उनकी फर्स्ट फिल्म भी मिल जाती है। 1972 का ये किस्सा था। 1973 में उनको उनकी फर्स्ट फिल्म मिल जाती है जो होती है चरित्र। चरित्र मूवी में प्रवीण भाभी का रोल, उनका किरदार एक माँ का होता है और ये मूवी सैडली फ्लॉप हो जाती है, पर फिर भी प्रवीण भाभी को इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड होती है, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि उनके लिए सक्सेस मिलना मतलब था ही, उनको मिलनी ही थी सक्सेस। 1974 में उनको एक और फिल्म मिलती है और इस मूवी के अंदर उनके जो लीड होते हैं वो होते हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इस टाइम तक ऑलरेडी काफ़ी फेमस हो गए थे और प्रवीण भाभी को उनके अगेंस्ट फिल्म मिलना काफ़ी बड़ी बात थी। जब उनको ये फिल्म मिली, लोगों ने उनकी फिल्म को बहुत पसंद करा, उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद करा, उनके मॉडर्न लुक को बहुत पसंद करा और वो बॉलीवुड की क्वीन बन गई। प्रवीण भाभी का जो लुक है ना वो काफ़ी मॉडर्नाइज्ड माना जाता है। अगर आप उनकी तब की पिक्चर्स भी देखेंगे आप देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, वो अपने टाइम से कितनी ज़्यादा आगे थी और उनका जो कारिश्मा था वो आप फोटोज़ और उनकी प्रेजेंस उनकी वीडियो से ही फील कर सकते हो। प्रवीण भाभी ने काला पत्थर, अमर अकबर एंथनी, बर्निंग ट्रेन्स ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज़ में काम करा है। उनके सॉन्ग्स जिनमें उन्होंने एक्ट करा वो आज तक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उनके सॉन्ग्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसमें आता है जवान जाने मन और रात बाकी। आपने ये सॉन्ग कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा।
प्रवीण बाबी जब इस इंडस्ट्री में आई, उनका कोई कनेक्शन नहीं था, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, और उसके बावजूद वो इतना ज़्यादा फेमस हो गई, वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गई इस इंडस्ट्री में, जो बहुत कमेंडेबल बात थी। अब यहाँ तक आपको उनकी कहानी सुन के लग रहा होगा कि प्रवीण बाबी ऑल एंड ऑल अपनी लाइफ में काफ़ी लकी रही है कि वो किसी ऐसे शूट को देखने गई, वहाँ पे उनको एक चांस मिल गया, फिर वो एक्ट्रेस बन गई, उनकी मूवीज़ इतनी हिट गए, उनको इतने बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। पर अगर देखा जाए तो उनकी लाइफ कुछ इतनी भी ग्लैमरस नहीं थी, क्योंकि 1983 में प्रवीण बाबी गायब हो जाती हैं। तो पहले तो हम ये जानते कि प्रवीण बाबी को स्टार्टिंग से ही कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। इसका फर्स्ट एग्जांपल तब देखा गया था जब 1969 में कॉमनल राइट्स हुए थे अहमदाबाद में। प्रवीण बाबी तब वहीं मौजूद थी। उनकी वार्डन ने अपनी दोस्त के घर पे प्रवीण बाबी को छुपा दिया था कंबल और चादरों के बीच, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उस वक्त प्रवीण बाबी को अपनी लाइफ का सबसे पहला पैनिक अटैक आया था। ये पैनिक अटैक उनकी लाइफ का पहला तो था, पर सैडली आखिरी नहीं था। इसी वक्त के दौरान उनके कज़न से, जो कि कराची में रहते थे, एंगेजमेंट भी फिक्स हो गई थी। वो अपने कज़न के लिए, अपने होने वाले पति के लिए इतनी ज़्यादा पैशनेट थी कि उन्होंने सेफ्टी पिन से अपने होने वाले पति के नाम के इनिशियल्स अपने हाथ में खोदे भी थे। पर सैडली उनकी ये एंगेजमेंट टूट गई, और उसका रीज़न था इंडो पाक वॉर, जो 1971 में हुआ था। अब जब उनकी ये एंगेजमेंट टूटी और वो ऑलरेडी बॉलीवुड में अपना एक नाम बना रही थी, वो अमिताभ बच्चन के साथ भी मूवी कर रही थी, एक ऐसा रूमर बाहर निकल के आया कि अमिताभ बच्चन और प्रवीण बाबी का अफेयर चल रहा है। पर यहाँ पे एक बात जो नोटिस करने वाली है कि अमिताभ बच्चन ऑलरेडी मैरिड थे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक शादीशुदा आदमी थे और प्रवीण बाबी के साथ ऐसे रूमर्स आने लगे थे, तो उन्होंने प्रवीण बाबी के साथ अपनी दूरियां बनानी चालू कर दी। जिसके बाद प्रवीण बाबी ने उन पे एक ऐसा एलिगेशन लगाया जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। प्रवीण बाबी ने ये बोला कि अमिताभ बच्चन एक गुंडे हैं और उन्होंने अपने लोगों को भेज के प्रवीण बाबी को किडनैप करवाया, एक आइलैंड पे लेके गए और वहाँ पे उनके कान के पीछे एक ट्रांसमीटर चिप को इंसर्ट करवा दिया। प्रवीण बाबी ने जब अमिताभ बच्चन पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, सब लोग हिल चुके थे। पर कुछ ही दिन में ये न्यूज़ बाहर आती है कि प्रवीण बाबी को स्किज़ोफ्रेनिया है। ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे जिस इंसान को ये बीमारी होती है उनको हैलुसिनेशन होने लग जाती है, यानी उनको ऐसी चीज़ें दिखती है जो असल में नहीं होती। वो पैरानॉइड होने लग जाते हैं, यानी वो हर एक छोटी बड़ी चीज़ से डरने लग जाते हैं। वो ढंग से सोच नहीं पाते, वो रियलिटी में और एक डिल्यूजन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। उनको समझ नहीं आता क्या सच है क्या गलत है, और वो बहुत ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो जब प्रवीण बाबी को ये बीमारी बाहर निकल के आई तो किसी ने भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया अपने अमिताभ बच्चन के इस क्लेम के लिए, बिकॉज सबको लगा कि मे बी वो अपनी बीमारी की वजह से ये सब एलिगेशंस लगा रही हैं। प्रवीण बाबी ने केस भी फाइल करा था अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट, बट उस केस को भी सीरियसली नहीं लिया गया उनकी मेंटल हेल्थ की वजह से। इस केस के बाद प्रवीण बाबी डैनी डिंजो के साथ रिलेशनशिप में आती है और उनका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चलता है और उनका ब्रेकअप भी हो जाता है वैसे कुछ टाइम बाद। पर उनका जो ब्रेकअप होता है वो काफ़ी गुड टर्म्स पे होता है और वो लोग अब तक दोस्त होते हैं। पर जब उनका ब्रेकअप हो गया होता है, डैनी डिंजो अमिताभ बच्चन के साथ काफ़ी क्लोज आ रहे होते हैं उस वक्त, और प्रवीण बाबी डैनी डिंजो पे भी एलिगेशन लगाती हैं कि वो अमिताभ बच्चन के भेजे हुए जासूस थे। डैनी डिंजो भी ये नोटिस करते हैं अपने रिलेशनशिप के एंड होने के बाद कि प्रवीण बाबी का जो एक नेचर था, जो उनका रहन सहन था, वो थोड़ा सा वियर्ड था और उसमें थोड़े थोड़े रेड फ्लैग्स थे। प्रवीण बाबी के बहुत सारे रूमर्स निकल के आते हैं बहुत सारे अलग अलग एक्टर्स के साथ। उनमें से एक कबीर बेदी भी थे जो उस वक्त पे शादीशुदा थे, पर कबीर बेदी एक ओपन मैरिज में थे जहाँ पे वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में जा सकते थे। तो वो जब प्रवीण बाबी के साथ रिलेशनशिप में आए, उन्होंने अपनी पत्नी को प्रवीण बाबी के लिए छोड़ दिया। पर सैडली 1977 में इन लोग का भी रिलेशनशिप खत्म हो जाता है और ये लोग भी अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। यहाँ पे कबीर बेदी भी बताते हैं कि उन्होंने प्रवीण बाबी का स्ट्रेंज बिहेवियर नोटिस करा था।
पर यह आखिरी एक्टर या एक दिग्गज आदमी नहीं होते जिनके साथ प्रवीण बाबी के रूमर्स फैलते हैं, क्योंकि इसके बाद प्रवीण बाबी महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में आती है। महेश भट्ट जो भी उस वक्त पे मैरिड थे और उनकी एक बेटी थी पूजा भट्ट, वो अपने परिवार को छोड़ के प्रवीण बाबी के साथ आते हैं। महेश भट्ट प्रवीण बाबी का इतना साथ देते हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे, मेंटल इलनेस में, कि वो उन्हें अलग अलग डॉक्टर्स पे लेके जाना चाहते हैं, वो उन्हें अलग अलग लोगों पे जाके उनका इलाज करवाते हैं, वो उन्हें अलग अलग जगहों पे दिखाते हैं, पर प्रवीण बाबी किसी से भी मदद लेने से इनकार कर देती हैं। महेश भट्ट बताते कि सेट पे कई बार ऐसा हुआ था कि प्रवीण बाबी के एपिसोड्स स्टार्ट हो गए थे जहाँ पे उनको लग रहा था कि लोग उन्हें मारना चाहते हैं, या वो थोड़ा ऐसा हानिकारक बिहेवियर दिखा रही थी जहाँ पे वो चाकू पकड़ लेती थी और लोगों को हार्म करने की कोशिश करती थी। प्रवीण बाबी को एक्सट्रीम पैरानोया एपिसोड्स होते थे, यानी उनको लगता था कि जितने भी लोग उनके आसपास हैं वो सब लोग या तो उन्हें मारना चाहते हैं या तो उनको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। ये एपिसोड्स इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि महेश भट्ट उनको एक हॉस्पिटल भी लेके गए थे, पर उन्होंने इस चीज़ को अलाउ नहीं करा कि प्रवीण बाबी को शॉक ट्रीटमेंट दिया जाए। ज़्यादातर ऐसे केसेस में जब मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, पैरानोया बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, शॉक ट्रीटमेंट्स को यूज़ करा जाता है पेशेंट को स्टेबलाइज करने के लिए। पर महेश भट्ट इस चीज़ के लिए नहीं माने, क्योंकि वो प्रवीण बाबी से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वो उन्हें ये तकलीफ दे ही नहीं पाए। जब कोई और चीज़ काम नहीं करी तो महेश भट्ट प्रवीण बाबी को अपने स्पिरिचुअल गुरु के पास लेके जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो उन्हें सही कर सके। पर प्रवीण बाबी को अपने पैरानोया की वजह से लग रहा था कि जो ये स्पिरिचुअल गुरु हैं वो महेश भट्ट को उनसे दूर कर देंगे, जिसकी वजह से वो महेश भट्ट के सामने एक शर्त रखती हैं कि या तो आप उनके साथ रह लो या आप मेरे साथ रह लो। ये शर्त सुन के, ये बात सुन के महेश भट्ट प्रवीण बाबी को फाइनली छोड़ देते हैं। जब उसी दिन महेश भट्ट प्रवीण बाबी के घर से सब कुछ खत्म करके जा रहे होते हैं, तब प्रवीण बाबी उनका पीछा करती हैं, पर हाफ नेकेड। जब वो आधे उतरे कपड़ों में महेश भट्ट का पीछा कर रही होती है, महेश भट्ट समझ जाते हैं कि ये बात अब कितनी ज्यादा सीरियस होती जा रही है। महेश भट्ट तब भी प्रवीण बाबी के साथ इतने प्यार में थे कि उनके रहते हुए भी और उनके गुजर जाने के बाद भी उन्होंने प्रवीण बाबी को काफ़ी बार ट्रिब्यूट्स दिए। इनफैक्ट उन्होंने कुछ मूवीज़ भी बनाई हैं जहाँ पे उन्होंने अपना और प्रवीण का किरदार रखा है। 1982 में महेश भट्ट ने अर्थ नाम की एक मूवी बनाई थी जो प्रवीण बाबी की ज़िंदगी के ऊपर थी। ऐसा मानते हैं कि 1983 में प्रवीण बाबी एक स्पिरिचुअल जर्नी में निकल गई थी और इस स्पिरिचुअल जर्नी में उन्होंने रियलाइज़ करा कि अब वो एक्टिंग से दूर जाना चाहती है, वो इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहती हैं और उसको परस्यू करने के लिए वो यूएस भी जाने वाली थी। अपनी लाइफ में प्रवीण बाबी ने अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, इन सब के लिए और बहुत और लोगों के लिए ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनका कोई अभी सबूत तो नहीं है, पर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है जो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देंगी। सारी स्टेटमेंट्स में उन्होंने यही बोला कि ये सारे जो लोग हैं वो प्रवीण बाबी को मारना चाहते हैं। ये बात सबको पता थी कि जो प्रवीण बाबी ये स्टेटमेंट्स बता रही हैं, बोल रही हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको एक बीमारी है और उस बीमारी के तहत, उस बीमारी के अंदर उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पैरानोया होता है, जिसके अंदर उनको लगता है कि सारे लोग उन्हें मारना चाहते हैं। तो उनके इन क्लेम्स को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि प्रवीण बाबी का उनकी बीमारी से पहले का जो लुक परसीव करा था लोगों ने, वो काफ़ी मॉडर्नाइज लुक था। तो जब प्रवीण बाबी की बीमारी की बात खुल के बाहर आई तो कुछ लोगों ने उनको पागल बोला, कुछ लोगों ने उन्हें क्रैक बोला और कुछ लोगों ने तो उन्हें किडन टर्न कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का भी खिताब दे दिया। प्रवीण बाबी की जो मेंटल हेल्थ थी वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। उनको इतना ज़्यादा पैरानोया हो गया था कि उनको ये यकीन हो गया था कि दुनिया में हर इंसान, उनके आसपास का हर इंसान उन्हें मारना चाहता है। उन्होंने हर वो चीज़ ट्राई करी अपने आप को ठीक करने की, जिसमें से एक अटेम्प्ट उन्होंने ये लिया कि वो अपना धर्म बदल के क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करना चाहती थी। अपने इस जर्नी पे जहाँ पे उन्होंने पहले तो बहुत ज़्यादा सक्सेस देखी, जहाँ पे उन्हें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जहाँ पे सारे लोग उन्हें साइन करने के लिए भाग रहे थे, उनके पीछे पागल थे, सब लोग उनको, उनकी लाइफ का एक ग्लिम्स जानना चाहते थे। उस सक्सेस से फिर उन्होंने एक ऐसा टाइम देखा जहाँ पे कोई उनके साथ रहना नहीं चाहता था, कोई उनकी मदद नहीं करना चाहता था, कोई उनको फिल्म नहीं देना चाहता था, बिकॉज उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही थी।
इस वजह से। पर उनके अकॉर्डिंग ये जो बॉलीवुड ने उनके तरफ अपना एक पीठ मोड़ ली वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने अमिताभ बच्चन के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे। सो सिर्फ एक आदमी के चलते पूरे बॉलीवुड ने प्रवीण भाभी को अकेला कर दिया। प्रवीण भाभी की जो मेंटल हेल्थ थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी कि उन्होंने अपने जीते जी अपनी पूरी प्रॉपर्टीज़ उन लोगों के नाम कर दी, उन रिलेटिव्स के नाम कर दी जो अब इस दुनिया में भी नहीं थे। प्रवीण भाभी इतनी ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रही थी। अपने लास्ट के दिनों में प्रवीण भाभी इतनी ज़्यादा पैरानॉइड हो गई थी कि उन्होंने खाना खाना तक छोड़ दिया था। उनको लगता था कि उनके खाने में कोई जहर मिला के ना दे दे उन्हें मारने के लिए, इसलिए वो सिर्फ एग वाइट खाती थी और दूध पीती थी, और उसके भी पैसे वो अपने डोर के नीचे से देती थी, और वो ना अपना घर किसी को खोलती थी, ना किसी से मिलती थी, ना कहीं बाहर जाती थी। वो इतनी ज़्यादा अकेली हो गई थी, वो इतनी ज़्यादा तन्हा हो गई थी कि उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस टाइम पे जहाँ लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए थी, सब ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और प्रवीण भाभी की मौत हो गई। जनवरी 2005 प्रवीण भाभी अपने ही घर पे मरी हुई मिली, और जब वो अपने घर पे मरी हुई मिली उनकी स्टेट इतनी बुरी बताई गई थी कि उनका एक पैर सड़ रहा था बिकॉज उनको डायबिटीज़ थी, वो ढंग से खाना नहीं खाती थी, खुद का ख्याल नहीं रखती थी। दूसरा कॉज ये बताया गया कि उन्होंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो हो सकता है भूख की वजह से तड़प तड़प के उनकी मौत हो गई। अब अगर आप प्रवीण भाभी की लाइफ देखेंगे तो आपको ऐसा भी लग सकता है उनकी स्टार्टिंग की लाइफ सुन के कि वो कितनी लकी थी। पहले वो एक वेल टू डू फैमिली में पैदा हुई, फिर उनको बिना कुछ करे मूवी में आने का मौका मिल गया। फिर जब वो मूवी में आई उनको इतनी सारी मूवीज़ मिली, इतने सारे रोल्स मिले कि वो एक टाइम पे 50 प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रही थी। Well, at the moment I've got about 55 films signed. I'm working on about 15. जो किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उनके हर जगह इंटरव्यू आ रहे थे, बड़ी बड़ी मैगजीन्स उन्हें कवर कर रही थी, बड़े बड़े लोग उनके साथ काम कर रहे थे, और हो सकता है ये सुन के आपको लग रहा हो कि वाओ कितनी ग्लैमरस लाइफ है, कितनी लकी होंगी वो। पर उसके बाद उनकी बाद की लाइफ देखो जहाँ पे वो मेंटल हेल्थ से इतनी बुरी तरीके से जूझ रही थी और किसी ने उनका साथ तक नहीं दिया। वो बेचारी अकेले ही मर गई। उनके आखिरी वक्त में कोई उनके साथ भी नहीं था। वो इतनी ज्यादा पैरानॉइड थी कि कोई उन्हें मार देगा कि वो घर में अकेले बंद रहती थी। उनके अगर आप लास्ट फोटो देखोगे उसे देख के ही किसी की रूह कांप जाएगी, क्योंकि उस लास्ट फोटो को देख के आप समझ सकते हो कि प्रवीण भाभी क्या से क्या हो गई थी। एक सुंदर जवान लड़की जो इतनी मशहूर एक्ट्रेस थी, अब अपने घर पे डायबिटीज से जूझ रही थी, बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, उनका एक पैर सड़ रहा था और वो चल भी नहीं पा रही थी, और वो उसी हालत में मरी हुई मिलती हैं। कुछ सोर्सेस की माने तो ये जो उन्हें बीमारी थी वो मतलब एक ऐसी बीमारी थी जो उनकी फैमिली में चलती आ रही थी। चाहे बात कुछ भी हो, प्रवीण भाभी की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा दुखद है, क्योंकि अभी तक हम बात करते हैं बॉलीवुड की डार्क साइड, बट जो प्रवीण भाभी जो इतनी मशहूर एक्ट्रेस थी उनकी लाइफ बॉलीवुड की डार्क साइड की वजह से नहीं गई। उनकी लाइफ उनकी बीमारी की वजह से गई, वो इंसानियत की डार्क साइड की वजह से गई कि किसी इंसान ने उनकी मदद करने की भी नहीं सोची। खैर ये तो एक केस था बॉलीवुड का। अभी मैं अपने चैनल पे और काफ़ी ज़्यादा केसेस कवर कर रही हूँ जो बॉलीवुड से रिलेटेड हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जो काफ़ी मिस्टीरियस हैं कि कुछ लोग गायब हो गए, कुछ लोगों की मौत हो गई, वो भी अनएक्सप्लेन्ड मौत, और भी बहुत सारे केसेस हैं। तो अगर आप ऐसे केसेस में, ऐसे किस्सों में इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी।